हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सेट नंबर 1 देखा था। आज जो है वो है सेट नंबर 2 बिहार पुलिस के लिए। ये बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 है, वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। झील दिया गया है एवं कहाँ स्थित है उसकी अव्यवस्थिति दिया गया है। अगर बात किया जाए पुलिकट झील का, तो पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील का बात किया जाए तो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बुलर झील का बात किया जाए तो बुलर झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में ऑप्शन हो जाएगा। सांभर झील का बात किया जाए तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है, यानी कि 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 3, 1, 4, 2। पुलिकट झील तमिलनाडु में, चिल्का उड़ीसा में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में और सांभर झील यह हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 1929 की महामंदी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में शुरुआत हुआ था। सन 1929 के शुरुआती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व के आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक गंभीर उथल पुथल से गुजर रही थी। विश्व आर्थिक मंदी का बात किया जाए तो यह 1929 से 33 के बीच आया था। न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार 29 अक्टूबर 1929 को धराशायी होने से विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 3। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के कितने सदस्य थे? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, वो था 299। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे। वही पाकिस्तान के अलग होने पे सदस्यों की संख्या बचता है 299। ये 389 सदस्य में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, भारत के 4 कमिश्नरी क्षेत्र से एवं 93 देसी रियासत से थे। ये 389 में। उसके बाद जब 299 होता है तो जब 3 जून योजना के द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया तो संविधान में सदस्यों की संख्या बचा था 299। अगर बात किया जाए कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी को, कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे? तो टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। अगर बात किया जाए संविधान सभा का अंतिम बैठक तो यह हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन टोटल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पे पूछा गया है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, ये हो जाएगा 299, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? यानी कि अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन किया गया है? तो यह है महान्यायवादी के बारे में, ऑप्शन है डी। भारत का महान्यायवादी का पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी का बात किया जाए तो देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इसे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही लेने में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, हालांकि इन्हें वोटिंग का राइट नहीं होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति का बात किया जाए तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, महान्यायवादी का। और अगर बात किया जाए महाधिवक्ता का तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। वही राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता यानी कि राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165 में। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 याद रखना है और अनुच्छेद याद रखना है 88। 76 के तहत ये भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं 88 के तहत इन्हें संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता, अनुच्छेद 88 के तहत। नेक्स्ट है, किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? बात किया जाए जिनेवा का तो यह स्विट्जरलैंड का शहर है और यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय का बात किया जाए तो WTO का बात किया जाए तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। WTO का बात किया जाए तो इसे गैट के स्थान पे स्थापित किया गया था। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। स्थापना का बात किया जाए तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का मर्केस घोषणा के तहत इसका स्थापना किया गया था। याद रखना है, मर्केस घोषणा के तहत WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या है 166 सदस्य देश सम्मिलित हैं।
विश्व व्यापार संगठन का 2024 में सबसे नया सदस्य जो बना है 165वां और 166वां, याद रखना है। 165वां बना था कोमोरोस और 166वां बना है तिमोर लीस्ट, ठीक है। 165वां कोमोरोस बना है और 166वां तिमोर लीस्ट बना है WTO का संगठन का सदस्य देश, यानी कि टोटल सदस्य देश की संख्या है 166, याद रखना है। टोटल सदस्य देश हैं 166। नेक्स्ट है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर ये है मीरा कुमार। मीरा कुमार, बात किया जाए मीरा कुमार का तो इनका ये पुत्री हैं जगजीवन राम का, ठीक है। जगजीवन राम की पुत्री हैं मीरा कुमार, जो विदेश सेवा भी कर चुकी है। लोकसभा की दूसरी महिला का बात किया जाए तो दूसरी महिला है सुमित्रा महाजन, याद रखना है। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का बात किया जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वही एक बात किया पूछा जाता है दलित स्पीकर, लोकसभा के दलित स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के दलित स्पीकर हैं GM बालायोगी। GM बालायोगी लोकसभा के एकमात्र दलित स्पीकर रहे हैं। लोकसभा के एकमात्र दलित स्पीकर रहे GM बालायोगी, ठीक है। और इनका पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। बात किया जाए लोकसभा का वर्तमान स्पीकर का तो ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर हैं। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इंडिया विंस फ्रीडम यह लिखा गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा, इनका ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे बात किया जाए यदि राजेंद्र प्रसाद का तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा इंडिया डिवाइडेड बुक लिखा गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का बात किया जाए तो इंडियन स्ट्रगल बुक लिखा इन्होंने। इंडियन स्ट्रगल लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन एवं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यह कांस्ययुगीन एवं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसे माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला का विकास तो हो गया परंतु वह अपठनीय है, उसे आद्य ऐतिहासिक कला कहते हैं। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी क्योंकि इस समय कांस्य की प्रधानता देखी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गोदावरी किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह गोदावरी का बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में बहता है, मध्य प्रदेश में नहीं बहता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में से नहीं गुजरता है। गोदावरी का सहायक नदी का बात किया जाए तो पेनगंगा, सबरी, पेनगंगा और बेनगंगा। सबरी, प्रवदा, वर्धा, प्राणहिता, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक याद रखना है मंजीरा सहायक नदी है गोदावरी का। मंजीरा सहायक नदी है गोदावरी का। नेक्स्ट है लाल पांडा पाया जाता है कहाँ? लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में पाया जाता है लाल पांडा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। सिक्किम का राजकीय पशु है वो है लाल पांडा, ठीक है। लाल पांडा वृक्ष पर पाया जाने वाला एक जंतु है। यह भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। भारत से बाहर यह नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार में भी पाया जाता है। भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में कस्तूरी मिर्ग, कश्मीरी स्टैग पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल ही है कश्मीरी स्टैग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राजवंश ने मौर्य उत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे कुषाण का बात किया जाए तो कुषाण राजवंश ने मौर्य उत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर कुषाण वंश का शासन था। पुरस्पुर या मथुरा इसकी राजधानी थी। पुरस्पुर या मथुरा इनकी राजधानी हुआ करती थी। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक के पतन तक जाता था। नेक्स्ट है कुषाण से एक प्रसिद्ध शासक याद रखना है वो है कनिष्क। कुषाण का प्रसिद्ध शासक है वो है कनिष्क। तो रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था कौन? तो कनिष्क ने एवं कुषाण शासकों ने, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बात किया जाए आरबीआई का स्थापना का तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे
आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है, 1 अप्रैल 1935 को। एवं इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, 1 जनवरी 1949 को। और डेट याद रखना है 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथ ही साथ 1980 में बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर का बात किया जाए तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर है वो हैं ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, यानी कि स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के प्रथम गवर्नर बनते हैं सीडी देशमुख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो आर है, ओ है, एल है, आई है, यानी कि आई के बाद जे के नहीं, यानी कि 2 अक्षर गायब है, जे और के नहीं, एल एम गायब है, एन ओ, एल के बाद एम एन नहीं, ओ है, ओ के बाद पी क्यू नहीं, आर है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 2 अक्षर छोड़ना है, यानी कि हो जाएगा एफ, जी एच नहीं आई, यानी कि एफ से स्टार्ट एक ही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% अधिक है, यानी कि एक तीसरी संख्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या है, पहली संख्या है। तीसरी संख्या मान लिया जाता है कि 100 है, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% अधिक है, यानी कि यह हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 106.25। दूसरी संख्या का बात किया जाए तो यह हो जाएगा 125। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी कि 125 का x प्रतिशत जो है वो बराबर है 106.25 के। तो x का वैल्यू निकाल देंगे और इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 85%। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। पहले 15% घटाया यानी कि -15 + 20 - 15 गुने 20/100, यानी कि 20 × 2500 और 5 तिया की 15, यानी कि -15 + 20 यानी कि प्लस का 5 माइनस का 5 3, यानी कि 5 - 3 यानी कि 2% वृद्धि। तो मूल संख्या से 78 अधिक है, दिया गया है 78 अधिक है और यहाँ आ रहा है 2 अधिक है, तो 2/78 गुने 100 तो 39, यानी कि ये हो जाएगा 3900। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अपकर्ष का विलोम क्या होगा? तो अपकर्ष का हो जाएगा उत्कर्ष। ऑप्शन हो जाएगा बी, अपकर्ष का विलोम हो जाएगा उत्कर्ष। हृदय का विशेषण क्या हो जाएगा? तो हृदय का विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा हार्दिक। ऑप्शन हो जाएगा बी, हार्दिक। हृदय का विशेषण हो जाएगा हार्दिक। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या है 33, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और य, र, ल, व, तलाव, स, ये त्रज्ञ तक। ठीक है, टोटल व्यंजन की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 33। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन का बात किया जाए तो यह है 4, य, र, ल और व। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? रमेश का चेहरा गोल है, यानी कि गोल है, यानी कि गुणवाचक है। नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें किसी गुण का गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। राम सुंदर बालक है। ठीक है, सुंदर यह कैसा है? गुणवाचक है। श्याम अच्छा लड़का है, कैसा है? अच्छा है, यानी कि गुण है। तो जिसमें गुण नहीं बताया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निशाचर। निशाचर का मतलब होता है रात्रि में विचरण करने वाला। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बोला गया है यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है। बिल्कुल सही है, यह नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। नहीं, बात किया जाए प्रभावी नाभिकीय आवेश केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। वह नाभिकीय आवेश जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव के बावजूद भी महसूस करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश का मान घटता है। तो बी जो है यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है 26। दो पारदर्शी माध्यम ए और बी के अपवर्तनांक दिया गया है, क्रमशः 3/2 है और 4/3 है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक कितना है? b/a कितना है? तो b का वैल्यू है 4/3 और b के सापेक्ष a का, तो b/a यानी कि 4/3/3/2 यानी कि 4/3 इंटू 2/3 यानी कि ये हो जाएगा 8/9। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जब हम ताली बजाते हैं तो हमारी मांसपेशियां की यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो ध्वनि और उष्मीय ऊर्जा में। जब ताली लगाएंगे तो क्या होगा? हमारी मांसपेशियों में जो यांत्रिक ऊर्जा होगा उससे ध्वनि निकलेगा। ठीक है, क्या निकलता है? तो ध्वनि निकलता है यानी कि आवाज़ निकलता है, साथ ही साथ उसमें ऊर्जा भी निकलता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि हाथ गर्म हो जाता है तो उसमें ऊर्जा के कारण ही। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सौर सेल किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो सोलर सेल यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। क्या देखते हैं, एक सोलर सेल होता है जिसमें लाइट पड़ता है, सन का लाइट पड़ता है और सन के लाइट पड़ने से वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो जो भी देखते हैं वही चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तो सोलर लाइट पे सौर का ऊर्जा पड़ रहा, सौर का प्रकाश पड़ रहा है उस पर, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को चेंज कर रहा है वो किस में? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है जो गिरने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो यह बात किया जाए तो यह ऊर्जा जो संचित होता है वह कहलाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित होती है जो गिरने पर गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 30। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। कुछ इस प्रकार से ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे बतलाया ये गया है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि u जो होगा वो पॉजिटिव होगा, u का वैल्यू u नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव अगर बात किया जाए v का तो v हो जाएगा पॉजिटिव और f जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से चिन्ह परिपाटी के अनुसार 1/f इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू दिया गया है 10, यानी कि 1/10 प्लस ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि 1/10 प्लस 1/30, यानी कि यहाँ से निकालेंगे 30 10 40, यानी कि 7.5, यानी कि 7.5, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी वस्तु पर बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ऊष्मा इंजन का कार्य। ऊष्मा ऊर्जा को किस रूप में चेंज करना है? तो ऊष्मा इंजन का कार्य है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऊष्मा इंजन का कार्य ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है। ऊष्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। यह एक उच्च तापमान से ऊष्मा प्राप्त करता है। इस ऊष्मा के एक हिस्से को उपयोगी कार्य में परिवर्तित करता है, जैसे पिस्टन को चलाना, और शेष ऊष्मा को कम तापमान जैसे सिंक में निष्कासित कर देता है। ऊष्मा इंजन ऊष्मा प्रवैगिकी के नियम के अनुसार कार्य करते हैं, विशेष रूप से दूसरा नियम जो बताता है कि कोई भी ऊष्मा इंजन 100% कुशल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, जब किसी बैटरी का उपयोग किया जाता है तो उसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा किस रूप में चेंज होता है? जैसे बैटरी है, इसमें ऊर्जा होता है वो होता है रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा चेंज होता है किसमें? तो यह होता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जैसे देखते हैं कि कोई बैटरी लिया जाए और उसे क्या करते हैं तो चेंज करते हैं किस ऊर्जा में? विद्युत एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। जैसे हम जलाते हैं बल्ब, ठीक है, या अगर बात किया जाए टॉर्च का तो टॉर्च में सेल होता है, यानी कि बैटरी होता है, और उस बैटरी को चेंज करते हैं किस एनर्जी में? तो चेंज होता है वो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नाइट्रोजन तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। CHON याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट CHO का बना होता है और प्रोटीन CHO और N का बना होता है। बात किया जाए प्रोटीन का, तो प्रोटीन के खोजकर्ता यानी कि प्रोटीन का खोज किया गया था मुल्डर के द्वारा। ठीक है, मुल्डर ने प्रोटीन का खोज किया था। वही अगर नाम दिया गया प्रोटीन का तो बर्जीलियस महोदय के द्वारा नाम दिया गया था। बर्जीलियस ने प्रोटीन का नामांकन किया, बर्जीलियस, तथा इसका संरचना पॉलिंग के द्वारा दिया गया था। पॉलिंग ने प्रोटीन का संरचना दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। बात किया जाए निर्वाचन आयोग का, तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं एवं 2 अन्य आयुक्त होते हैं। बात किया जाए निर्वाचन आयुक्त का, तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं एवं उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियां होती है तथा उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। बात किया जाए निर्वाचन आयोग का, तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को और इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस सत्याग्रह का नेतृत्व तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था? तो इसमें से हो जाएगा महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह का नेतृत्व BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। BR अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह किया था। भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर दलितों के सार्वजनिक चमकदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाने के लिए यह एक प्रभावी सत्याग्रह था, महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह अम्बेडकर का पहला सत्याग्रह था। डॉक्टर अम्बेडकर एक अस्पृश्य जाति महार से संबंधित थे। उन्हें निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की और मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन चलाया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, बहिष्कृत हितकर्मी सभा, बहिष्कृत भारत, ये सभी संगठन का स्थापना किए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो 2002 से 2007 तक कार्यकाल है 10वीं पंचवर्षीय योजना का और विकास दर रहा है वो रहा है 7.6%। 7.6% 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर रहा है वो रहा है 7.6%। विश्व में प्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था का बात किया जाए तो USSR में 1928 में प्रारंभ किया था तथा भारत में पंचवर्षीय योजना यह भी USSR से ही लिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों को रोजगार का सृजन करना था। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से हो जाएगा कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम से भाग से निकलते हुए 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कृष्णा नदी का बात किया जाए तो कृष्णा नदी पूरब की ओर बहती है। कृष्णा नदी पूरब दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पहला का बात किया जाए तो पहला है गोदावरी और दूसरा है कृष्णा। कृष्णा नदी पूरब दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलता है। महानदी की मुख्य सहायक महानदी का बात किया जाए तो इस पर भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा सतलज नदी पर बनाया गया है। महानदी पर बात किया जाए तो हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया है महानदी पर। हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया है महानदी पर जो 4800 मीटर लंबा है। 4800 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 38 में बोला गया है व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे? व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रधान बने थे? तो वह वर्ष था 1917। 1917 में रूस की क्रांति होती है। 1917 में रूस क्रांति जिसके बाद व्लादिमीर लेनिन को सोवियत रूस सरकार का प्रमुख बनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बात किया जाए व्लादिमीर लेनिन का तो व्लादिमीर लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के प्रमुख शासक रहे हैं तथा इन्हीं के अध्यक्षता में इन्हीं के शासनकाल में 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुआ था। 1922 में सोवियत संघ का USSR का स्थापना होता है जो 1991 में 15 देशों में टूट जाता है। नेक्स्ट है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था
पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। तो उपयुक्त में से हो जाएगा कोई नहीं, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। बाबाजी ठाकुरदास ने वर्ष 1906 में, बाबाजी ठाकुरदास ने अगर बात किया जाए इनका, तो बाबाजी ठाकुरदास ने 1906 में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रयास के लिए पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की तथा द मदरलैंड पत्रिका निकाला था। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेता मजरुल हक द्वारा भी 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरुआत किया गया था। वर्ष 1927 में मनिंदर नाथ राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद आदि द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1927 में। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में प्रोफेसर ज्ञान शाह ने मोतिहारी में किया था। नेक्स्ट है नाग दशक। प्राचीन मगध के किस वंश के अंतिम रूलर है? नाग दशक का बात किया जाए तो ये हर्यक वंश के लास्ट रूलर हैं। हर्यक वंश के लास्ट रूलर हैं। हर्यक वंश का शासनकाल लगभग 544 से 412 ईस्वी तक रहता है। हर्यक वंश के प्रथम शासक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक नाग दशक ही इसकी एक अमात्य यानी कि मंत्री शिशुनाग ने सिंहासन के पद से हटाकर मगध के अधिकार को लिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश के लास्ट रूलर हैं वो है नाग दशक। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो खादर, बांगर, ये जलोढ़ मिट्टी का टाइप है। तराई कृषि में भी कृषि कार्य किया जाता है। भाबर का बात किया जाए तो भाबर यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उत्तर भारत के शिवालक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहा गया है। भाबर क्षेत्र का भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजड़ी आदि के जमाव से बना है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर की है। इस भूभाग में छोटी नदी पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाता है। खादर में काप मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है बधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बधावन बंदरगाह यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 76,200 करोड़ रुपए की लागत वाली बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। तूतीकोरिन का बात किया जाए तो तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। अगर बात किया जाए मार्मा गोवा तो यह गोवा में स्थित है। तूतीकोरिन और इन्नौर यह तमिलनाडु में है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। नन्हा सेवा महाराष्ट्र में है। पारादीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरुआत किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना इसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगर और शिल्पकारों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करना है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 17 सितंबर 2023 को यह प्रारंभ हुआ था। कौन सा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वो हो जाएगा वरुण। सबसे अधिक ठंडा ग्रह है इनमें से वो हो जाएगा वरुण। वरुण का बात किया जाए तो वरुण ग्रह हरे नीले रंग की प्रतीत होता है। वरुण ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य के दूरी के क्रम में 8वां नंबर पे है। साइज में बात किया जाए तो साइज में इसका 4th रैंक है। और दूरी में बात किया जाए सन से दूरी यानी कि सूर्य से दूरी का बात किया जाए तो यह अंतिम है और यह सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। ट्राइटन याद रखना है, ट्राइटन इसका प्रमुख ग्रह है। ट्राइटन वरुण का प्रमुख ग्रह है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बटेश्वर पहाड़ी यह है बिहार में। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में। बात किया जाए बिलारी श्रृंखला तो बिलारी है कर्नाटक में। चीन श्रृंखला मणिपुर में है। घोसी पहाड़ी यह हरियाणा में है। अजंता महाराष्ट्र में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में है। कॉर्डमाम हिल्स यह गोवा में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाता है। तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा एल के क्यू भी वाई। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। NAME को FNBO लिखा जाता है। NAME को FNBO लिखा जाता है यानी कि E का F, N का O और M का N, A का B इस प्रकार से क्रॉस किया जाता है। तो NAIL को किस रूप में लिखा जाएगा? तो L को हो जाएगा M,
N का हो जाएगा O, I का हो जाएगा J और A का B हो जाएगा B। MJBO ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 का मान क्या है, तो एक को चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 61 को साइन स्क्वायर 29 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 29, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सी इन द टेम्पल फॉर लास्ट आवर, सी हैज़ बीन सिटिंग इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 आवर, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी हैज़ बीन सिटिंग इन द टेम्पल फॉर 1 आवर। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रिगेरियस, इसका ग्रिगेरियस का साइनोनिम्स क्या होगा, यानी कि समानार्थी शब्द क्या होगा। ग्रिगेरियस का बात किया जाए तो ग्रिगेरियस मीन्स होता है झुंड में रहने वाला, तो यह हो जाएगा ग्रिगेरियस का सोशलेबल यानी कि मिलनसार, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, किसका स्पेलिंग सही नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही से नहीं लिखा गया है। हीनियस सही है, ड्रैगन, मिस्चीवियस, एप्रीथिड, बात किया जाए एप्रीथिड का तो स्पेलिंग होता है APARTHEID, IED नहीं EID, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, APARTHEID, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 52, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स, लेट्स प्ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लेट्स प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लीजेंट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड आई एम ओवरकम बाय वेव ऑफ, तो नोस्टाल्जिया, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नोस्टाल्जिया। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, शुगर टेस्ट स्वीट, इसका वॉइस चेंज करना है, तो यह हो जाएगा है शुगर टेस्ट स्वीट, यह हो जाएगा शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द सेंटेंस, बारिश होने वाली है, तो इट बिगन टू, बारिश होने लगी, इट बिगन टू रेन, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब का बात किया गया है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस यानी कि F और P के बीच रखा जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, एक तनी हुई स्प्रिंग या धनुष में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं जो छोड़े जाने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, तो वह कहलाता है प्रत्यास्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, दहन यानी कि कंबसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा इससे निकलता है तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा, वही अगर ऊष्मा हमें देना होगा बाहर से तो वह हो जाएगा ऊष्मा शोषी। इसमें ऊष्मा क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जन होगा तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शुष्क सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया गया है। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। शुष्क सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। शुष्क सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जिसे आमतौर पर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में उपयोग किया जाता है। इसे शुष्क कहा जाता है क्योंकि इसमें विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक पेस्ट या जेल के रूप में होता है, न कि तरल के रूप में। एनोड एवं कैथोड होता है, इसमें एक एनोड जो आमतौर पर जिंक का होता है और कैथोड जो आमतौर पर ग्रेफाइट या मैग्नीज का डाइऑक्साइड से घिरा होता है, एक कैथोड जो आमतौर पर ग्रेफाइट की छड़ जो मैग्नीज डाइऑक्साइड से घिरा होता है, ठीक है। ड्राई सेल क्या होता है, तो यह ड्राई होता है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं क्योंकि उनमें लाखों वर्ष पहले पौधे और जानवरों में संग्रहित किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण है, तो वह है सौर ऊर्जा का, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में
हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जब कोई रासायनिक बंध टूटता है तो सामान्यतः ऊर्जा क्या होगा? तो सामान्यतः ऊर्जा अवशोषित होता है। सामान्यतः ऊर्जा अवशोषित होता है। रासायनिक बंध परमाणुओं को एक साथ रखने वाले आकर्षण बल होते हैं। इन बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि परमाणुओं को अलग किया जा सके। यह एक प्रकार का ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है, जिसका अर्थ है कि यह अपने परिवेश से ऊर्जा अवशोषित करती है। बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंध ऊर्जा या बंध वियोजन यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 63। बोला गया है इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? आधुनिक आवर्त नियम मोसले के द्वारा दिया गया था एवं उसमें तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुण जो है परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक धातु तार पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा किसका रूपांतरण है? तो यह ऊर्जा विद्युत से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण है। विद्युत से रासायनिक। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों को अभिक्रिया के रूपांतरण के लिए आवश्यक होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों को अभिक्रिया के रूपांतरण के लिए आवश्यक होता है। तो वह होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का बात किया जाए तो वह ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों को अभिक्रिया के रूपांतरण के लिए आवश्यक होता है। तो वह शिखर है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पिक तक सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों की अभिक्रिया के रूपांतरण के लिए आवश्यक है, यानी कि शिखर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है माउंट ईबू ज्वालामुखी। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। माउंट ईबू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इंडोनेशिया में और याद रखना है माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप अधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में याद रखना है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन। बैरन जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया का बात किया जाए तो इंडोनेशिया प्राकृतिक रबड़ एवं टीन के उत्पादन में अग्रणी देश है। भाषा जो है इंडोनेशिया की राज्य भाषा है। जावा द्वीप याद रखना है जावा द्वीप यह इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा है। नेक्स्ट है अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी इसमें से कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उज्जैन अवंती की राजधानी थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसे का उल्लेख हम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में इस 16 महाजनपद की सूची का वर्णन किया गया है। आधुनिक मालवा के क्षेत्र का प्राचीन नाम अवंती महाजनपद था। ठीक है, अवंती राजधानी था उज्जैन। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था का अधिकारी कौन होता था? तो वह दीवान कहलाता था। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए दीवान। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था। दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता था। शाही खजाने का प्रबंध और हिसाब की जांच करता था। दीवान के नियंत्रण में ही राज्य करों की वसूली एवं उसकी रख रखाव के विषय में निर्धारित होता था। अकबर के समय में उसका वित्त विभाग दीवान मुजफ्फर खां, टोडरमल एवं शाह मंसूर के अधीन था। औरंगजेब के समय असद खां सर्वाधिक 31 वर्षों तक दी गई वजीर के पद पर रहा। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1849 में। वर्ष 1849 में द्वितीय युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ था, जिसके बाद पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ, जिसमें रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध इत्यादि प्रमुख थे। लॉर्ड डलहौजी के काल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद्ध के अंतिम रूप में सेना को प्राप्त किया था। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। दिलीप सिंह से ही कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज को मुकुट में लगा दिया गया। फ्रांसीसी यात्री विंकेट जार्कमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला नामक
न्यायालय की स्थापना की थी रंजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1910 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। भूमकाल विद्रोह, जिसे बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह विद्रोह भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह में से एक था। इस विद्रोह का नेतृत्व नेथ नायर गांव के एक आदिवासी नेता गुंडाधुर ने किया था। बस्तर, यह जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक रियासत था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोही जो था वो था सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है नील दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। नील विद्रोह का बात किया जाए तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच नील विद्रोह होता है। नील आयोग 1860 ईस्वी में नील आयोग में सीनेटर सिटनेकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। प्रख्यात बंगाल नाटककार दीनबंधु मित्र नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक कृति है जिसका प्रकाशन 1860 में किया गया था। नील दर्पण में नील किसान की समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया है। प्रेमचंद का बात किया जाए तो प्रेमचंद ने गोदान, गबन, कर्णभूमि, रंगभूमि इत्यादि लिखा है। जयशंकर प्रसाद का बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद ने कमायनी लिखा है, आंसू लिखा है, लहर लिखा है। शिवपूजन सहाय का बात किया जाए तो देहाती दुनिया, मतवाला, माधुरी इत्यादि शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। बिहार के नेक्स्ट है बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध कब किया था? तो वह डेट था 23 अप्रैल 1858 और 23 अप्रैल को हम बिहारवासी विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 23 अप्रैल 1858 बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से 23 अप्रैल 1858 को अंतिम युद्ध किया था। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने कैप्टन लीग्रांड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पराजित किया। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण ही बिहार सरकार विजय दिवस मनाता है। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। 12 जून 1857 डेट याद रखना है, 12 जून 1857 को यह क्रांति बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध का तो 1914 से 18 तक होता है प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1918 तक। इसमें पूछा गया है 1917 में कौन सा देश जो था वो अलग हुआ था? तो वो था रूस। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। रूस ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से रूस में ब्रेस्ट की शांति के रूप में जाना जाता है। यह 3 मार्च 1918 को हस्ताक्षरित एक अलग संधि सहायक संधि था। नेक्स्ट है फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो फजल अली आयोग का संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर। इस आयोग ने सितंबर 1955 में अपना रिपोर्ट दिया। इस आयोग ने केवल भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करने की सिफारिश की थी। ए बी सी एवं डी श्रेणी के विभाजन को समाप्त कर 16 राज्य एवं 3 संघ राज क्षेत्र में विभाजन की सिफारिश इस आयोग ने किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है फजल अली आयोग। नेक्स्ट है राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? तो राज्य का मूलभूत तत्व हो जाएगा, वो हो जाएगा संप्रभुता। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, संप्रभुता। राज्य के 4 तत्व होते हैं जिसमें प्रमुख है वो है संप्रभुता। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी लाया गया था उसका मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था भुगतान संतुलन का संकट। 1991 में आर्थिक सुधार को अपने मुख्य तत्व और तत्कालिक कारण भुगतान संतुलन का संकट था। वर्ष 1991 में भारत को एक विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तु के आयात हेतु रखे गए विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिन के लिए आवश्यक आयात भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, और IMF के शर्त के अनुसार नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति के 2 उपसमूह स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय में विभाजित किया गया। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटियों को दूर करना है और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक उपाय है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अगण्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को
संवर्धित करना है। 24 जुलाई 1991, डेट याद रखना है, 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण यानी कि नई आर्थिक नीति की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बात किया जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दिया जाता है, 1 लाख रुपए। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 7A = 24 = 12C, तो ABC ज्ञात करें तो यह हो जाएगा 12 14 7। देखिए 12 84, 14 6 84 और 12 84, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। एक दुकानदार 520 रुपये में एक वस्तु खरीदा, 10% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए? तो 520 में 10% यानी कि 52 रुपया और 520 + 52, तो ये हो जाएगा 2 5 2 7 572 रुपया। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। 20 ओम के 2 प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद बोलता है, इसके बाद इस संयोजन को एक 20 वाट के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से 3 वोल्ट का श्रेणी क्रम में इसे जोड़ दिया जाता है। तो बतलाना है बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति कितना होगा। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पे है 20 ओम 20 ओम 10 ओम, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 वाट के तीसरे प्रतिरोध। इसके बाद इस संयोजन को 30 वाट के तीसरे प्रतिरोध, 30 वाट नहीं, यहाँ पे 20 ओम कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट करना है, 20 वाट नहीं 20 ओम है, ठीक है। प्रतिरोध कह रहा है, तीसरा प्रतिरोध भी यहाँ पे लिखा है, यानी कि यहाँ पे ये 30-20 ओम हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा 20 × 20 / 20 + 20, यानी कि ये हो जाएगा 10 ओम और प्लस 20 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट 30 ओम दिया गया है, V दिया है, तो हमें I निकालना है। I = जो होता है वो V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति यानी कि P का वैल्यू पूछा गया है, P = होता है V/R, V/R, V का वैल्यू है 3 3 जा 9, यानी कि 9/30, 9/30 यानी कि 0.3 वाट। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, 0.3 वाट। ऑप्शन हो जाएगा डी। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा की परिवर्तन किस ऊर्जा मुद्रा में होता है जिसका उपयोग कोशिका करता है? तो यह होता है ATP के रूप में, ATP के रूप में। कोशिका श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन ATP नामक ऊर्जा मुद्रा में होता है जिसका उपयोग कोशिका करती है। ATP जिसे ऊर्जा मुद्रा माना जाता है क्योंकि यह कोशिका की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक गतिविधि जैसे मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन के संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संचरण के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है। ATP पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन की रासायनिक ऊर्जा विभिन्न जैविक कार्यों के लिए कौन सा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो यह होगा यांत्रिक ऊर्जा में एवं उष्मीय ऊर्जा में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक होता है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा किस रूप में काया पलट होकर नष्ट हो जाता है? तो उष्मीय ऊर्जा के रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के संकुचन के दौरान ATP में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? मांसपेशियों के संकुचन के दौरान ATP में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो यह होता है यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जैव संदीप्त बायोल्यूमिनेसेंस जैसे कि जुगनू में किस ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है? जैव संदीप्त यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस जैसे कि जुगनू में किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? तो समुद्रयान का बात किया जाए तो भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान वर्ष 2026 में लॉन्च होगा, वर्ष 2026 में लॉन्च होगा। यह मिशन 6000 मीटर की गहराई तक समुद्री संसाधनों की खोज करेगा। इस मिशन में स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। किस देश का याला ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बना है? याला ग्लेशियर किस देश का याला ग्लेशियर है जो मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बना है? तो यह है नेपाल का। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेपाल का ग्लेशियर है। नेपाल का याला ग्लेशियर मृत होने वाला
एशिया का पहला ग्लेशियर बना है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 88, इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? इसरो का 101वां मिशन का संबंध किससे है? तो यह है PSLV C61 से। PSLV C61 से इसरो के 101वें मिशन का संबंध है PSLV C61 से। इसे श्रीहरिकोटा से PSLV C61 रॉकेट से लॉन्च किया गया इसरो का 101वां मिशन। इसका उद्देश्य EOS 9 नामक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना था, जो आपदा प्रबंधन, कृषि, वानिकी और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में मदद करने और रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना था। यह मिशन विफल रहा क्योंकि PSLV C61 रॉकेट का तीसरा चरण खराब हो गया था। नेक्स्ट है भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का स्थान कैमा है? भारत में चाय उत्पादन में बिहार का रैंक कितना है? तो यह है 5वां। यह है 5वां। भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का स्थान 5वां है। किशनगंज जिला सबसे अधिक चाय की खेती करता है। बिहार का किशनगंज जिला जो है वो चाय का अधिक उत्पादन करता है, किशनगंज जिला। बिहार सरकार ने चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चाय विकास योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जिला में चाय बागान का विस्तार किया जाएगा। भारत में अधिकांश चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गोवा राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा के ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन एवं पोलर भवन का उद्घाटन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यकाली मंत्रालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में किया गया था। नेक्स्ट है गर्म खून वाले जानवर यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसका एक हिस्सा निरंतर किस ऊर्जा में रूपांतरित होता रहता है? तो उसमें ऊर्जा में चेंज होते रहता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा परिवर्तन करते हैं, लेकिन यह कोशिकीय श्वसन की तुलना में किस प्रकार संबंधित है? तो यह कम कुशल है। किण्वन जो है वो कोशिकीय श्वसन की तुलना में कम कुशल है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तंत्रिका आवेग की संचरण भी ऊर्जा का एक रूप है। तंत्रिका आवेग का संचरण भी एक ऊर्जा का रूप है, जहां विद्युत रासायनिक संकेत का रूपांतरण सूचना के रूप में प्रवाह होता है। जहां विद्युत रासायनिक संकेत का रूपांतर सूचना के रूप में प्रवाह होता है। तो यह हो जाएगा रूपांतरण और प्रवाह। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सामान्यतः कौन सा है? तो यह है सूर्य। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सामान्यतः सूर्य है, जिसका रूपांतर विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सामान्यतः सूर्य है। पृथ्वी पर अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक और अंतिम स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को उत्पादक से हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वह रासायनिक ऊर्जा कार्बनिक यौगिकों के रूप में संग्रहित होता है, जो खाद्य श्रृंखला का आधार बनाता है। जब उपभोक्ता जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इन उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, तो यह रासायनिक ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट है यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाए तो यदि तीन है, एक है टंगस्टन का, एक है मैग्नीन का और एक है कठोर रबड़ का। समान विभवांतर आरोपित किया जाए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस समान अप्लाई किया जाए तो टंगस्टन के तार से धारा अधिक प्रवाहित होगा। टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। टंगस्टन का प्रतिरोधकता का बात किया जाए तो 5.6 × 10⁻⁸ होता है। 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है टंगस्टन का। वही बात किया जाए यदि मैग्नीन का तो 48 × 10⁻⁸ होता है। 48 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अगर बात किया जाए कठोर रबड़ का तो कठोर रबड़ का होता है 1 से 100 × 10⁻30 ओम, 10⁻30 ओम। तो यहाँ हो जाएगा टंगस्टन से तार में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। इनमें से सबसे अधिक जो धारा प्रवाहित होगा वो होगा टंगस्टन से। नेक्स्ट है 340 ATM के दाब पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो यह हमें CH3OH होगा। CH3OH प्राप्त होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का बात किया जाए
कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन गंधहीन अति विषैला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग सोडियम फॉर्मेट के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी CH3OH। भारत के 23वें विधि आयोग के कौन अध्यक्ष है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इनका 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका भारत के लिए एक न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधार के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए किया गया है। प्रथम विधि आयोग का स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का बात किया जाए तो MC सीतलवाड़ 1955 से 58 तक थे। 1955 से 58 तक प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। अभी वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब कौन जीता है? मिस वर्ल्ड का खिताब कौन जीता है? तो ओपला सुचाता चुआंगश्री। ओपला सुचाता चुआंगश्री। वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब थाईलैंड की ओपला सुचाला चुआंगश्री जीती है। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन भारत के हैदराबाद शहर में किया गया है। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत की तरफ से नंदनी गुप्ता प्रतिनिधित्व की है। मिस वर्ल्ड 2025 में 108 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रेन ATM किस बैंक ने शुरुआत किया है? पहला ट्रेन ATM तो यह शुरुआत किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पहला ट्रेन ATM। यह सुविधा मुंबई और मनमाड़ के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर यह पहल शुरुआत किया है। भारत में प्रथम ATM का बात किया जाए तो वर्ष 1987 में HSBC बैंक के द्वारा शुरुआत किया था प्रथम ATM। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में रजत पदक जीता है। दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर दूर भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जर्मनी के जूलियन बेबर ने अपने अंतिम प्रयास में 91.06 मीटर फेंका था। 91.06 मीटर फेंककर स्वर्ण पदक जीते हैं और ये हैं जर्मनी के जूलियन बेबर। नाम याद रखना है जूलियन बेबर। जूलियन बेबर ने 91.06 मीटर फेंककर गोल्ड मेडल जीते थे। वही 90.23 मीटर फेंककर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीते थे। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज के हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो को आपको पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।